हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत हो, वेलकम हो, खुशामदीद हो। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये वो टॉपिक है जिसको बिगिनर ट्रेडर्स जिनका 5 महीने 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और उसी की वजह से लॉसेस करते हैं। और वो सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं बनी, जबकि आप सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर ही नहीं रहे, टेक्निकल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। टेक्निकल्स को फॉलो करने के लिए जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। अब होता क्या है कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को देख रहे होते हैं और वही स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते रहने से आप बड़ी मूव्स को और बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को इग्नोर कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कर कर अपने जोन्स मार्क करते हैं और मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और हो रहा होता है, तो फिर आपको लगता है कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं और ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। तो अब इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इम्पल्स मूव को कैप्चर करना आना चाहिए कि इम्पल्स मूव क्या होती है। ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ से कहाँ तक की इम्पल्स मूव लगी है। अगर आप इम्पल्स मूव को कैप्चर करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें जिसमें मैंने आपको बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो में कि इम्पल्स मूव को किस तरीके से कैप्चर किया जाता है। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप रिट्रेसमेंट और हेल्दी रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कमेंट में आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा जी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, जब भी आपके पास कोई इंपल्स मूव लगती है, प्राइस हमेशा जिगजैग मूव करती है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब प्राइस जिगजैग मूव कर रही होती है तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अहमियत दे रहे होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी हमने अहमियत देनी है, बट वो कंफर्मेशंस के लिए और एंट्री लेने के लिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अहमियत दे सकते हैं। बट आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जो है भूल ही जाते हैं और आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एंट्री को प्लान करके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। अब होता क्या है, जब आपके पास इंपल्स मूव लगती है, प्राइस रिट्रेसमेंट करने आती है या करेक्शन करने आती है, आप यहाँ से सेल प्लान कर रहे होते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं होता कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड बुलिश है। अब हायर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड बुलिश होता है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जब उसकी रिट्रेसमेंट हो रही हो तो रिट्रेसमेंट हो रही होती है, तो ये बात याद रखें कि बड़े टाइम फ्रेम की जो रिट्रेसमेंट है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम का प्रॉपर ट्रेंड होती है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड होता है वो। ठीक है। तो आप समझ रहे होते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में तो ये ट्रेंड था, जब मैं ट्रेंड ट्रेंड के साथ ट्रेड लेता हूँ तो भी टीपी हिट नहीं होता, ट्रेंड के अगेंस्ट लेता हूँ तो भी हिट हिट नहीं होता। तो मेरे भाई, इस तरीके से आपका लॉस ही होगा। याद रहे कि बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसको मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट ज्यादा देती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। ठीक है। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इंपॉर्टेंस देनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम की निस्बत। अच्छा, जब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, आपने अब पहला काम अपनी इंपल्स मूव को जो है कैप्चर करना है सही तरीके से। उसके बाद आपने इस बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स मूव के हिसाब से सारे के सारे जोन्स को मार्क कर लेना है, जो भी आपके जोन्स जहां से आप अपनी एंट्री को प्लान कर रहे हैं। अब वहां पर अंदर ही अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट जिगजैग करते हुए ही आएगी। तो जब मार्केट जिगजैग करते हुए आए, याद रखें कि बड़े टाइम फ्रेम का गोल्डन जोन या बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग लो या मार्केट वहां पर ऐसे जोन पर आए बड़े टाइम फ्रेम के, जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है, तो आपने वहां पर सेल को प्लान नहीं करना। हमेशा ये बात याद रखें कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने ट्रेंड के साथ रहते हुए ट्रेड लेनी है। तो आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को रिस्पेक्ट देनी है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो याद रहे कि आपका जो टारगेट है वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रहेगा। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लेकर उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग लो तक या बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर तक उसको टारगेट लेने के सोचेंगे, पूरे मोमेंटम को कैच करने का सोचेंगे, तो आप लॉस में रहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अमूमन ऐसा होता है कि प्राइस एक इम्पल्स मूव लगाने के बाद उसी के अंदर बहुत ज्यादा रेंज स्टार्ट कर देती है और आप समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। मोस्टली इस तरह होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत बड़ी इम्पल्स मूव लग जाती है, यानी उसमें कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं होती। तो फिर उसी बड़ी मूव के अंदर प्राइस काफ़ी अरसा गुज़ारती है, रेंज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मेरा पर्सनल
ओपिनियन मशवरा तो ये है आप लोगों को कि आप लोग ऐसी मार्केट में ट्रेड ही ना करें जहाँ बहुत ज़्यादा रेंज हो रही है और एक ही इम्पल्स मूव के अंदर बार-बार प्राइसेस रेंज कर रही हैं। बट याद रहे कि आपने अगर बड़ी इम्पल्स मूव लग जाए, उस बड़ी इम्पल्स मूव में भी आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को रिस्पेक्ट देनी है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने एंटर नहीं करना, और अगर कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम जितना ही होगा। अभी मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर वो सारी की सारी एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका मार्केट का देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करें, कहाँ से एनालिसिस शुरू करें? तो आपने सबसे पहला काम जो मंडे को करना है, मंडे को आपने वीकली चार्ट ओपन करना है, ठीक है? उसके अंदर वीकली चार्ट की इम्पल्स मूव को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वीकली चार्ट में इम्पल्सिव मूव की स्पेलिंग, इम्पल्स के यहाँ पे स्पेलिंग में से बाय मिस्टेक गलत हो गया तो प्लीज़ मुझे जज मत कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक वीकली के जो ज़ोन्स हैं, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, आपका गोल्डन ज़ोन हो गया, आपका स्विंग लो हो गया, आपका फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें, ठीक है, वो आपने मार्क कर ली। और उसके बाद फिर आपने डेली पे जाना है, डेली पे सेम यही चीज़ करनी है, H4 पे जाना है, सेम यही चीज़, H1 पर 30 मिनट या 15 मिनट्स में जो आपको बेटर लगता है उस पे आपने एनालिसिस किया। देन आपने 5 मिनट से 15 मिनट में अपने मार्केट स्ट्रक्चर को मोमेंटम शिफ्ट हो जाए या कन्फर्मेशंस आपकी जो भी हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है, प्राइस एक्शन की, उनको देखकर वहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये बात मेरी याद रखें, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो चीज़ें करती हैं। अब ये देखें, मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। आपके सामने क्या है, इस वक़्त प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है। अलबत्ता डेली में भी यहाँ पर एक रेंज स्टार्ट हो गई है, बट अब हम H4 में चले जाते हैं। तो H4 में हम गए तो ठीक है, H4 में अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस ऊपर जा रही थी, बट यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस नीचे आ रही हैं। H4 के अंदर अभी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं 1H में चला जाता हूँ, तो 1H में मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड है, ठीक है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। अब मैं 15 मिनट में चला जाता हूँ। अब 15 मिनट में मैं गया तो 15 मिनट में देखिए मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ, तो 5 मिनट में भी मैं गया तो 5 मिनट में मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और 1 मिनट में जाके देखता हूँ तो 1 मिनट में मेरे पास रेंज हो रही है। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बड़े टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी ट्रेड्स को सही डायरेक्शन में लें। ऐसा ना हो कि आप 30 मिनट H1 के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बैठे हुए हो और वो कोई ऐसा जोन हो 4H का या डेली का जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो उसमें आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, लॉस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए जी, H4 में हम गए, पहले डेली में जाते हैं। अगर आप डेली में देखें तो डेली में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ज़िगज़ैग करते हुए एक रेंज ही हो रही है, बट यहाँ पर सारी की सारी डेली में हमारे पास रेंज है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो डेली में कैंडल्स अभी हमारे पास बुलिश ही जा रही है, मोमेंटम बुलिश है फिलहाल। अब आप H4 में जाएं, जब आप H4 में जाएंगे तो H4 में हम क्या देखते हैं कि H4 में भी हमारे पास प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ जी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। इस ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइसेस ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने में नाकाम हो गई, दोबारा नीचे आई, करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद अगेन ऊपर जा रही है। तो H4 में अभी तक हमारे पास ट्रेंड क्या है, वो बुलिश है। अब आप H1 में चले जाएं, H1 में देखें, H1 में भी हमारे पास ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब हम M5 में जाके देखते हैं, M5 में देखें अब क्या है हमारे पास, बेरिश है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, आपको इस पे ग्रिप करनी ही पड़ेगी, वरना आप इसमें लॉस करेंगे। ये बात हमेशा याद रखें कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया तो आपकी जोन मार्किंग अच्छी हो जाएगी और आप गलतियां करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी अपनी जो है रूटीन के अंदर शामिल करें। डेली सुबह जब आप उठते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि मार्केट आपके डेली या किसी अच्छे जोन पर आई हुई हो बड़े टाइम फ्रेम के, और मार्केट को आप ऐसी जगह से मिस कर दें जहां से आप बड़ी मूव्स को कैप्चर कर सकते थे। रिमेंबर वन थिंग अगेन,
बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम का प्रॉपर ट्रेंड होती है। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते तो आप बड़ी मूव मिस कर देंगे और लॉस में रहेंगे। अगर आप फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी।